हेलो एंड वेलकम टू नुक्ता एतराज़। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है। यशवीन जमाल जो इस प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट हैं वो आज किसी वजह से मौजूद नहीं है, तो आज के दिन प्रोग्राम को होस्ट करने का ज़िम्मा मेरे हवाले किया गया है। और आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। एक तो आपने ये साजिश का लफ्ज़ बहुत सुना होगा। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है उस वक़्त से बार बार ये बात कही जा रही है, ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि मुल्क के अंदर कोई साजिश चल रही है। दूसरी साइड पे हमने ये देखा कि ऑडियो लीक्स आई और उसके अंदर जो सारी साजिश की कहानी का वो था, फसाना था, उसका कला कमा हो गया। आपने देखा इमरान खान साहब की दो ऑडियो लीक्स जो है पर्टिकुलरली इस वक्त अटेंशन का महवर हैं, और उसके अंदर ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ख़ुद बता रहे हैं, अपने सेक्रेटरी को बता रहे हैं कि किस तरह से साइफ़र को पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसके मिनट्स लिए जाएंगे और फिर उन मिनट्स को कैसे उन पे खेला जाएगा। और फिर अमेरिका की बात की गई कि उसके अंदर ख़ास तौर पे बात नहीं की जाएगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है, और उसका ये है कि अगर वज़ीर आज़म के ऑफिस से इस तरह की ऑडियोज़ लीक होती हैं और फिर उसके बाद काबीना का जब इजलास हुआ तो उसके अंदर ये भी पता चला कि उस साइफ़र की कॉपी जो वज़ीर आज़म के ऑफिस के अंदर रिसीव हो चुकी थी वो भी गायब है। तो वो कहाँ गई? तो अब ये जो नेशनल सीक्रेट्स हैं, अगर वो इस तरह से इतनी आसानी से किसी के हवाले, किसी के कब्ज़े में आ जाएं, तो ये ज़रा थोड़ी परेशान कुन बात तो बनती है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एक हैकर है, उस हैकर ने कोई 8 GB का डेटा डंप इकट्ठा किया है और उसको वो ब्लैक मार्केट के अंदर, डार्क इंटरनेट के अंदर ख़ास तौर पे वो बेचने की कोशिश कर रहा है। और उसकी बोलियां जो लग रही थी, उसके हम तक जो ख़बरें पहुंची वो ये था कि 5 अरब रुपए तक उसकी बोली लग चुकी है। अब ये नेशनल सीक्रेट्स को कैसे सिक्योर किया जाएगा, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग हुई, उसके बाद काबीना की भी मीटिंग हुई। काबीना के अंदर ख़ास तौर पे ये भी कहा गया कि जो साइफ़र के मामले के ऊपर बात को घुमाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और साथ ये भी कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ से गायब हुआ वज़ीर आज़म ऑफिस से, उसको भी देखा जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अदालत गई है, ख़ास तौर पे साइफ़र को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बाय द वे ये याद रखिएगा कि जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है साइफ़र, अगर उसका एक मतलब ये बनता है खुफिया पैगाम जो कि कोडेड हो, दूसरा उसका मतलब सिफ़र भी बनता है, ज़ीरो। और इस वक्त ये लगता है कि जिस तरह से ये ऑडियो लीक्स आई हैं, इन्होंने उठा के उस सारी बात को जो है साइफ़र से सिफ़र बना दिया है। लेकिन खैर हम इसके बारे में बात करेंगे और इस वक्त क्या हो सकता है, किस तरह से इन मामलात को की तहकीक की जाएगी। आज आपने देखा कि PMLN के लीडर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिनेंस मिनिस्टर उसमें शामिल थे, मरीम नवाज़ साहिबा शामिल थी और दीगर सीनियर लीडर्स भी थे। और उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि ये जो मामला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और इमरान खान साहब को अब अपनी इन तमाम बातों के ऊपर माजरत करनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन की बात की गई। ये एक टॉपिक है जी। दूसरा हमारा इकनॉमिक्स से रिलेटेड है। मुल्क की मईशत के अंदर हमें लग रहा है कि बेहतरी आ रही है, और उसके अंदर दो चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं वो हमने देखे हैं कि डॉलर के सामने रुपए की जो कीमत है वो ग्रेजुअली लगातार जो है वो हमें बढ़ती नज़र आ रही है। और दूसरा, अगर आपने देखा हो तो कल के दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें भी घटी हैं। तो इसको भी समझेंगे कि ये क्या हुआ, क्या जादू है, इसमें क्या तब्दीली आई है। लेकिन पहला जो टॉपिक मैंने बताया उसके बारे में पहले बात करेंगे। और मेहमानों का तारुफ मैं करा दूं, मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और ISSI के हेड भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। एक तो इनका डिफेंस के सेक्टर से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी सीनियर लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फॉर्मर मिनिस्टर ऑल्सो बाय द वे। और उनके साथ सीनियर सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबान, आप तीनों साहिबान का टाइम निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एजाज़ चौधरी साहब, मैं आपसे बात को शुरू करना चाहता हूँ और ज़रा समझना चाहता हूँ कि ये जो साइफ़र वाला मामला है और जिस तरह से ये प्ले अप हुआ पिछले चंद महीनों में,
اور اس کے بعد اب یہ لیکس آئی ہیں، اس سے ہمارے فارن منسٹری اور فارن آفس کے متعلق کا کیا حال ہوگا، اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی دیکھیں، اچھا اثر نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ ایک بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، اور سارے جو ہمارے سفراء اپنی سائفر کمیونیکیشن بھیجتے ہیں وہ اس اعتماد پہ بھیجتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو ایماندارانہ رپورٹنگ کریں، رائے دیں اپنی، اور اس رائے کی بنیاد پر حکومت اپنی خارجہ پالیسی، سیکیورٹی پالیسی کی تشکیل کرے. اب اگر اس کا کوئی سیاسی استحصال ہو یا پولیٹیکل فٹ بال بن جائے تو سارے سفراء جو ہیں وہ تو ایک لمحے کے لیے تو ڈر جائیں گے اور سوچیں گے کہ بھئی ہم تو کسی اور مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، ہم اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ وہاں پہ جا کے ایک مسئلہ بن جائے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کو اور ہماری دفتر خارجہ کو جو ایک بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑی سنجیدہ کام ہے. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جس طرح ابھی سائفر کی ڈیفینیشن بتائی، سائفر ایک کمیونیکیشنز ہے جو سیکرٹ ہے، خفیہ ہے، اور جو نمبرز ہیں اس کے اندر جو سبسٹیٹیوٹ کر کے ٹرانسپوزیشن کر کے اس میں کوڈ لگایا جاتا ہے جس کی ایک کی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں سروس میں آیا تھا شروع میں تو ہمیں اس وقت یہ اس کی تربیت دی جاتی تھی. اس زمانے میں مینول ہوتا تھا، ہر الفابیٹ کا نمبر ہوتا تھا، ہم ایک ایک نمبر لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد بھیجتے تھے. پھر بعد میں مشینیں آ گئی تو انہوں نے کام تھوڑا سا نسبتاً آسان کر دیا. لیکن آج بھی جب سائفر آتا ہے تو فارن سیکرٹری کو ایڈریسڈ ہے، اور اگر وہ سینسٹیو ہے تو وہ 4 یا 5 جگہوں پر جاتا ہے. اس میں وزیر اعظم یقیناً شامل ہیں، اس میں وزیر خارجہ شامل ہیں، آرمی چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، آف کورس فارن سیکرٹری کو تو وہ ایڈریسڈ ہے. لیکن کچھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے جو ذرا زیادہ اس کا سینسٹیو ہوتی ہے. جی جو سینسٹیو ہیں چیزیں، اور کسی بھی سائفر کی فوٹو کاپی بنانا یا تصویر کھینچنا جو ہے وہ ہمارے ہاں جرم تصور کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ معلومات کسی اور کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو مجھے ٹرانسکرائب کرنا پڑے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیرافریز کریں، یعنی میں نے جو لفظ اس میں پڑھے ہیں وہ مجھے جو سمجھ آئیے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، اور اس طریقے سے میں وہ معاملہ جو ہے نا، وہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچاؤں گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو عین اسی طریقے سے لکھ کر بھیجیں. اتنی سینکٹیوٹی رکھی گئی ہے. ایک اور بتاتا چلوں کتابی صاحب بات. اب میں جہاں بھی رہا ہوں، ابھی لاسٹ ڈی سی میں جب تھا تو میں نے بہت سارے سائفر بھیجے. ہر سائفر کا جب بھیجنے کے بعد وہ اسٹرانگ روم میں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. میرے پر یہ واجب ہے کہ میں تمام کی گنتی کر کے ان کو ڈسٹرائے کر کے ایک سرٹیفکیٹ بھجواؤں اپنے دفتر خارجہ میں کہ جناب یہ ڈسٹرائے ہو گیا. اسی طرح دفتر خارجہ میں جتنے افسروں کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا ہے. یعنی یہ اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ ہے. تمام آفیسز جہاں جہاں جاتا ہے سب کو یہ کام کرنا ہے. 1947 سے لے کر اگر ایک جگہ صرف کاپی ہے تو وہ ہمارا اسپیشل پولیٹیکل سیکشن ہے جو فارن آفس میں ہوتا ہے، صرف ایک کاپی رکھی جاتی ہے. اتنا سینسٹیو ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ اس کی سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ پھر وہ پروفیشنلزم جو ہے وہ کتنی اس کو دھچکا پہنچے گا. جو آپ کا بنیادی سوال تھا ہمارے سفیروں کے لیے، ہماری سروس کے لیے. اور یہ اسد مجید خان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، سہیل محمود صاحب کے ساتھ کام کیا، بہت ہی پروفیشنل آفیسرز ہیں. تو اس لیے میرا خیال میں یہ کوئی اچھا نہیں ہوا. جی یہ جو بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو گیا اور اس کے بعد سے کنٹروورشل بھی بنا دیا گیا. اس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آف لیٹ پروموشنز کے بارے میں خاص طور پہ ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ جس طرح سے چیزوں کو گھماتا ہے تو اچھا خاصا کنٹروورشل کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی مورال کافی افیکٹ ہوا ہوگا. خیر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب کے پاس لے کے آتا ہوں. سر اس وقت 2 معاملات ہمارے سامنے ہیں. ایک یہ لیکیج کا، یہ جو خاص طور پہ لیکس جو ہے ہم نے دیکھی ہیں کہ 2 پرائم منسٹرز کی باتیں، گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے اس سائفر کا جو کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو 2 لیکس آئے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے. یہ ان دونوں میں سے اگر میں آپ سے کہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، ذرا یہ ڈیفائن کر دیں، اور پھر دوسرے کو دونوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتافی بھائی میرے سلام باقی دونوں تینوں ساتھیوں کو قبول ہوں. اور یہ جو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ملازمت کو
ہم سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے تمام ملازمتیں، چاہے وہ فارن سروس ہے، چاہے ڈیفینس سروس ہے، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی، ان کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے. اور ان کے فرائض سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفارمیشن ہوتا ہے، اس انفارمیشن کو سیاست میں کسی کی سیاسی پارٹی یا حکومتی پارٹی یا حکومت کی مخالف پارٹی اپنے فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس ریاست کے معاملات جس طریقے سے چلنے چاہیے اس طرح نہیں چلتے ہیں. پوری سویلائزڈ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ ملازمین کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. سیاست ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے. مقننہ کی اپنے قانون سے متعلق جو کاروائیاں کرنی پڑتی ہے، جوڈیشری اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. سیاستدانوں کا کام ہے قانون بنا لینا اور ان کے لیے ڈائریکشنز کا فیصلہ کر لینا کہ حکومتی ارکان ان قوانین کی روشنی میں کس طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ اٹس ویری انفارچونیٹ، بہت ہماری بدقسمتی والی بات تھی جو کچھ ہوا وہاں پہ. جو سازش کی بات کی گئی، سازش والی بات تو ختم ہو گئی ٹوٹلی، کیونکہ یہ بات جب سامنے آیا لیکس کے بعد، وہاں پر تو یہ بات ہوا کہ ڈو صاحب سے نے ایک بات کرتے ہیں جس طرح دو انڈیویجولز اگر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر دھمکی آمیز باتیں بھی کی جاتی ہیں، پیار محبت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، مستقبل کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں، پالیسیز کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایسی بات ہو جو کہ آپ کے ملک کی سالمیت سے متعلق ہو تو اس کو کنوے کرنا سفارتکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے. اس سے آگے اس کو بڑھا لینا کہ سازش قرار دینا کہ یہ جو باتیں ہوئی اور وہ ریلیٹڈ تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اور اس کے بارے میں وہاں پر امریکنز اور پاکستانی، کون سے پاکستانی اس کے بارے میں ابھی بھی تفصیلات نہیں دیے گئے، وہ بیٹھے، انہوں نے سازش کی اور اس سازش کے نتیجے کے طور پر اس بات کا بندوبست کیا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اتنے لوگ ووٹ دیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو، اور پھر امپورٹڈ حکومت والی کہانی، سازش والی کہانی اور یہ کہانی وہ کہانی. انفارچونیٹ اور فارچونیٹ، بلکہ میں کہوں گا فارچونیٹ انفارچونیٹ. ابھی یہ جو لیکس والی کہانی سامنے آئی ہے، ان کی باتیں ہیں کلیئر کٹ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے سازش بنانا ہے. خود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سازش بنا کے اس کو یہ جو اپوزیشن کے جو پارٹیاں ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا ہے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش رہی نہیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ان معاملات کو، یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ جو سائفرز کی بات آ جاتی ہے، یہ کوڈز میں ہر سروس کے اپنے کوڈز ہوتے ہیں، کوڈز میں وہاں سے بھیجے جاتے ہیں اور اس کوڈز کو ڈیکوڈ کر لینا، ڈیکوڈ کرا کے پولیٹیسائز کر لینا، پولیٹیسائز کرا کے اس سے ایڈوانٹیج لینا، یہ ایک بالکل ایک نئی ڈھیچ پہ چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بات ہے، جی جنرل صاحب قطع کلامی معاف، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن میں نے خاص طور پہ یہ لیکس کے ایشو کو کہ پرائم منسٹر کے آفس سے اگر آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا میں نے سوال کیا خاص طور پہ. بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں نے ختم کر دیا اس سازش والی بات. یہ انتہائی سیریس بات ہے، بہت ہی سیریس بات ہے. یہ ایک مذاق ہو گیا. یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح ہوٹل میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بات چیت ہوتی ہے اور ان کی بات ہر جگہ تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس گورنمنٹ کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں اس کی اپنی جو لیکس آئی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید یہ ہوتے رہے ہیں، میں بھی ہمارے دور میں جبکہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. یہ بڑا سیریس قسم کا سیکیورٹی لیک ہے اور اس کے طرف آف کورس گورنمنٹ اس کی طرف توجہ آلریڈی مبذول کر چکی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے. اب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے اور اس معاملے کو آئندہ کے لیے تاکہ ریپیٹ نہ ہو جائے اس کے بارے میں جس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اٹھانا چاہیے. ہم نے دنیا میں اپنا مذاق اڑایا ہوا ہے. آج کل جس طریقے سے ہمارے تمام چینلز کے اوپر یہ لیکس کی بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کی باتیں آ رہی ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا، ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نیوکلیر ملک ہے ہم لوگ. اندازہ لگائیے دنیا کے لیے کتنی فکر کی بات ہے. ایک نیوکلیر ملک کے حالات یہ ہے کہ اس کے چیف ایگزیکٹو
اپنے آفس میں بیٹھ کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. میں وہ چیف ایگزیکٹو ہمارے نیوکلیر کیپیبلٹی کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے, ہمارے ڈیفنس پلانز کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے, ہمارے اور بھی انتہائی سینسیٹیو قسم کے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, بالکل صحیح ہے کہاں جنرل صاحب, کھڑے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے کون جنرل کر صاحب. رہا ہے؟ آپ کی اجازت سے بجائے مجھے ایک تیسرے دوسرے اپنے کی مہمان کو بھی باتیں شامل کرنا ہے اپنے ڈسکشن میں. رانا صاحب, میں آپ کے پاس اینڈ پہ اس لیے آنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا آپ سے ایک انٹلیکچوئل ان پٹ بھی لینا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ سیاست کا آپ کا تعلق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹلیکچوئل کیلیبر بھی ہے. اور اس وقت مجھے, جب میں یہ بات کر رہا ہوں ان دو کرائسیز کی, تو مجھے ایک 50-50 کا ایک چھوٹا سا کلپ یاد آ رہا ہے جس کے اندر ایک گاڑی کے اندر پستول کو ڈھونڈنے کی اور کھلونے اس سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن گاڑی کے چھت پہ توپ موجود ہوتی ہے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. اس وقت ایسے لگتا ہے گو کہ صحیح ایکسپیڈینٹ ہے یہ بات کہ اگر جو ہے ثابت ہو گیا کہ سازش نہیں ہوئی بلکہ اس کے کاؤنٹر ایک سازش ہوئی جو خاص طور پہ وزیر اعظم بھی اس وقت کا ملوث تھا. لیکن کیا یہ معاملہ کہ اتنی بڑی لیکس ہو رہی ہیں یہ زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے, اور کیا اس کی وجہ سے اس طرح کا الارم ہمیں پورے نظام میں نظر نہیں آتا, وہ کیوں ہے؟ رانا صاحب, ذرا آپ نے ایک بڑی زیادتی کی مجھے اور اعزاز صاحب, فرق ہے, میری بات سن لیجیے. آپ نے ایک بڑی زیادتی کی مجھے اور اعزاز صاحب دونوں کو انٹلیکچوئل حساب کتاب سے نکال دیا. مجھے تو چلو نکال دیجئے, لیکن رانا صاحب اپنے اعزاز صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہ کیجیے. رانا صاحب کی بہت قدر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ضرور, لیکن بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب آپ کا جواب سر. نہیں ہم رانا زیادتی نہیں ہے. میرے سامنے ایک ٹکا ہے, بڑے قریب قسم کے جنت ہے, اور اعزاز صاحب تو اسٹیبلشڈ جینیس ہیں آف سروس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو دونوں ایشوز ہیں جی, یہ دونوں ہی بڑے کروشل ہیں. ایک تو یہ لیکیج جو ہوتا ہے, اور دوسرا جو سائفر کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ صرف ایک یہ ساتھ ساتھ ایسس آف کیریکٹر بھی ہے. اگر ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اس طرح کی باتیں جو کوئی لیک ہوگی, اب تو اس کو ریبٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا, تو پھر کیا علاج ہے کہ اس چیز کو ڈسٹارٹ کرے, اور ڈسٹارٹ کرنے کے بعد اس سے پولیٹیکل فائدہ لینے کی کوشش کرے. یہ تو بڑی معیوب بات ہے. یہ بہت بری طرح ایک لحاظ سے انجوریس ہے ملک کے لیے, ملک کی انٹیگریٹی کے لیے, ملک کی ساکھ کے لیے, اور پھر ان کے اپنے لیے بھی. اپنے آپ کی تعریف پہ تو ہم جتنی مرضی کر لیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھرم کھل جائے گا ظالم تیرے قامت کی درازی کا, اگر اس ترہ پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے, تو ترہ پر پیچو خم کا پیچو خم نکل گیا ہے, اور لوگوں کے سامنے ہر چیز تشت بام ہو گئی ہے. اس بات یہ افسوسناک ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب اس کے لیے جیسے حکومت نے فیصلہ کیا ہے, کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کی ڈسٹورشن ہوئی ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میں خود مینیج کر لوں گا, منٹس کو میں خود بنا لوں گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر پلے کرنا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے, امریکہ کا نام نہیں آنا چاہیے, پھر بھی ان کے منہ سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں نا کسی کا نام لو لب پہ تمہارا نام آئے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. اس کے لیے ایکشن شروع ہو گیا, اب اس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جو یہ لیکیج ہوتی ہیں موجودہ پرائم منسٹر کی, سابقہ پرائم منسٹر کی, یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس گیجٹری میرا اپنا ہنچ ہے. ضروری نہیں کہ یہ سارا کی ساری بگنگ ہوتی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. جو ان کے ہمارے جو سیٹ ہے نا, ٹیلی فون سیٹ, تو اس کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں ہمیشہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سیٹس کو باہر رکھیں. اس میں ایک انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے جو ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے اور بعض کا ٹرانسمٹ بھی کر سکتا ہے. اور اگر جو ریسیور لگے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوں, وہ اتنے سینسٹیو ہوں, تو جو بات کی جاتی ہے وہ ریسیور ریسیو بھی کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے ہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گرینڈ قسم کا اس میں ڈیزائن نہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی تو پیچھے لگا ہوا ہے جو ان کو ریکارڈ کرتا ہے. اور بے احتیاطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے,
और इसको अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने देखा ही है, एक JIT बन गई है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसका एनालिसिस करेंगे, उस नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये जो हमारी इनफिशिएंसी और इनकेपेबिलिटी की मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। अब रहा मामला जो इसके रेपरकशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि रेपरकशन इमीडिएटली तो आ गए, एक कमीशन बर्पा हो गई है, एक केओस की सूरत हाल है। अब आज ये पिटीशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जी इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये भूल जाते हैं हमारे काउंसिल्स भी जो है, वो भी गाइड ठीक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में जब इशू गया था तो ये इशू भी डिस्कस हुआ था, जब वो नो कॉन्फिडेंस में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ली थी सुओ मोटो, उसमें ये भी हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी वाली इस तरह की बात नहीं है, आप इस चीज़ को स्ट्रेच न करें। और इसलिए इसलिए इट वाज सपोर्टेड बाय द रिपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी कमेटी, जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी है। इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल ये अब कल्पेबल क्राइम हो गया है बहुत सीरियस किस्म का, कि जिसका इसको मैनेज और मनूवर और मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। दैट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। जी बिल्कुल सही है राना साहब। जैसे हम प्रोग्राम के अंदर आगे जाएंगे तो हम ख़ास तौर पे ये भी बात करेंगे कि इस तरह की मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका सज़ा क्या बनती है और क्या उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन क्योंकि आप दोनों साहबान ने जो दानेश्वरी की चिलमन जो है वो एजाज़ चौधरी साहब के सामने रख दिया है, तो फिर मैं उनके पास जाऊंगा। और एजाज़ चौधरी साहब ख़ास तौर पे इस वक्त यही जो सवाल मैंने दोनों साहबान से किया कि एक साइड पे आई अंडरस्टैंड कि एक इजरायली कंपनी है NSO ग्रुप, उसका एक सॉफ्टवेयर है पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसका हमें पता है कि इंडिया के अंदर केस भी चलता रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ख़रीदा और वो बग करता रहा, और गालबन इमरान खान साहब के फ़ोन तक भी पहुंचने की बात की गई एक ज़माने में। लेकिन उसके बावजूद ये मामला कि इस वक्त आपके दो वज़राए आज़म की ऑडियो लीक्स हो जाती हैं और अभी 8 GB का डेटा कहा जा रहा है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर 100 से ज़्यादा जो क्लिप्स कहे जा रहे हैं उसमें और क्या कुछ है। तो क्या ये सबसे बड़ा मसला नहीं होना चाहिए सर इस वक्त? गो के मुझे अंदाज़ा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त फ्लड्स भी हैं और इस वक्त भी लोग डिस्प्लेस्ड हैं, तो शायद हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पोलराइजेशन है तो जो हैकर है वो हमारी सोसाइटी की पोलराइजेशन से अच्छा नहीं खेल रहा। देखिए, मैं जो अपने तजर्बे से आपको बताता हूँ कि हमारे दफ्तर खारजा के कॉन्फ्रेंस रूम्स, हमारे तमाम मिशंस पे हमेशा IB की एक टीम आती थी और वो उसको डीबग करती थी और देखती थी कि इसके अंदर कहीं कोई बग तो नहीं लगा हुआ। फिर इसी तरह हमें वो ही बताया करते थे कि जनाब आजकल तो ऐसे ऐसे सेंसिटिव माइक आ गए कि चावल के दाने की तरह हैं, किसी कालीन पे बखेर दो और आप सारा कुछ सुन। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी अब इस लेवल पे हो गई है कि कोई अगर गलत खेलना चाहे तो वो खेल लेगा, उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो चीज जरूरी है वो ये है कि इस तरह का काम वजीर आजम जैसे सेंसिटिव ऑफिस में नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ किसी और भी जो सेंसिटिव ऑफिस है उसमें नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि जी आप ये रोकेंगे, बल्कि मेरे ख्याल में कुछ और पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं जिनमें मैंने ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम्स देखे हैं जिनके अंदर ना कोई फोन होगा, ना कोई फोन आएगा, ना लैपटॉप आएगा, ना कुछ आएगा, और दीवारों पे भी बड़े स्पेशल किस्म का वो एक कपड़ा बनाया जाता है कि वो उसमें से कोई बाहर से अगर बीम भी डाले, लेजर बीम भी डाले किसी जगह पे, तो वो नहीं ले सकता। तो हमें वजीर आजम के तो कम से कम ये मेजर्स जो है ना अभी से कर लेनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में, वो ये है कि बाहर के जो ममालिक के साथ इस किस्म के जो हमारे बहस शुरू करते हैं, सिलसिले जो शुरू करते हैं, तो हमारे जो खारजा ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी मुतासर, यानी पाकिस्तान की जो है ना ऑप्शंस जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं उसकी वजह से। उसकी वजह ये है कि जब एक गुफ्तगू किसी एक ऑफिशियल ने आपके साथ की और आपके सफीर ने पहुंचा दिया, अच्छा उसने जो अल्फाज बोले फिर उसको जो हमारे सफीर ने समझा, फिर उसने यहाँ पे पहुंचा दिया, तो ये लाजम हो जाता है कि हम उसके बुनियाद पर सारे ताल्लुकात की को नए सिरे से ना देखना शुरू कर दें।
क्योंकि ताल्लुकात तो बड़ी वुसअत नेचर होती है, उसमें तजारती ताल्लुकात भी हैं, इक्तिसादी भी हैं, डिफेंस के भी हैं, दूसरे चीजें, बल्कि उसका तरीका ये होता है कि अगर कोई इस तरह गैर कोई मायूब बात कर जाए, कोई ऐसी बात जो गैर सफारती है या हमारे दाखिला मामलात में इंटरफेरेंस है, तो उसका तरीकाकार ये है कि फौरन उस मुल्क के सफीर को बुला के डिमार्च किया जाए कि भाई ये जो बात कही गई है आप ये वाजे करें कि ये उनका जाती राय थी या आपके मुल्क की ये पॉलिसी है, और फिर उसकी नताइज की रोशनी में बैठ के डिस्कशन की जाए कि अब हमने इस मुल्क के साथ ताल्लुकात को कैसे इस्तवार करना है। मेरा मतलब है कि ये तो कई बार आपने टेलीग्राम जैसी भेजी है जिसमें बड़े सख्त बात की गई है, हमने खुद भी यहाँ से दूसरे मुल्कों के मुतालिक भी भेजी हैं, लेकिन उसका सच्ची बात है कि इतना ज्यादा उसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ वो भी मुतासर होने का खतरा। लेकिन एम्बेसडर साहब ये बात सही नहीं है, गो के अभी लीक से तो वो बात पूरी साबित हो गई ना, लेकिन उससे पहले भी एक साइड पे अगर ये बात की जा रही थी कि साइफर आया और उसमें साजिश है और बाकी चीज़ें, तो वही जो पार्टी थी वो ख़ास तौर पे ये भी कर रही थी कि लॉबियस्ट को हायर करके अमेरिका के अंदर अपने इमेज को कल्टीवेट भी करना चाह रही थी। तो आपको नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज के बाद ये सारी जो साजिशी कहानी है वैसे ही दम तोड़ गई थी? देखिए, मैंने अपनी 37 साल सर्विस में ये देखा है कि जो भी हुकूमत जब हुकूमत में आई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई, तो उसने अमेरिका के साथ, चीन के साथ और दूसरी कुव्वतों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखी है। और मेरे ख्याल में पीटीआई भी यही काम कर रही है, वो उनके साथ रवाबत भी रखे हुए हैं, उनके डेलीगेशन से, उनके सफारतकारों से भी मिल रहे हैं, वहाँ लॉबिंग भी की है। लेकिन जिस चीज़ की जो ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें ये कहने की ज़रूरत है कि आइंदा के लिए कोई पोलिटिसाइज ना किया जाए, ताल्लुकात जो हैं वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, उनको ख़राब नहीं होना चाहिए। आप अपनी सियासत, दाखिली सियासत जितनी मर्जी करें, और मेरे ख्याल इस मसले पे भी अमेरिका यही समझ रहा है कि ये इनकी दाखिली सियासत का हिस्सा बन गया है और इसका उस तरह हमारी पॉलिसी पे अमल नहीं है। लेकिन एक बाल आ जाता है ताल्लुकात में, वो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है, और इस मामले को मज़ीद देखने की ज़रूरत भी है, और अगर डिबेट करनी है मीडिया ने तो कम अज़ कम इन आस्पेक्ट्स के ऊपर भी देखे। लेकिन मीडिया जो है वो हैजानी कैफियत का शिकार हो जाता है। जनरल साहब, आपके पास बात को दोबारा लेके आऊँगा। अभी ये जो मामला है नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है, ख़ास तौर पे जिसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बता रहा है कि किस तरह से मैनिपुलेट करना है, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बाहर का एम्प्लॉई है और वो भी आगे से जो है कॉपरेट करने की बात कर रहा है, मिनट्स के अंदर खेलने की बात कर रहा है। लेकिन अब इस सारी चीज़ का लॉजिकल कंक्लूजन क्या है सर? नेशनल सिक्योरिटी के अगर प्रिज्म से देखा जाए तो पनिशमेंट क्या बनती है या क्लोजर क्या बनता है इस सारे मामले का? जनरल साहब, फ़र्क मेरे ख्याल में इसके बारे में लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए था। बड़ी सीरियस मामलात हैं। अगर मुल्क में गवर्नमेंट के मुलाजमीन, उनका एक तरीका होता है अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने का, वो सियासत का हिस्सा बनते हैं, वो साजिशों का हिस्सा बनते हैं, और साजिशों के नतीजे के तौर पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उसको नाकाम बनाना चाहते हैं, जिसको कामयाब होना चाहिए जमहूरी असूलों के मुताबिक और जमहूरी कवानीन के मुताबिक। अब जब इस किस्म की कार्रवाई में कोई मुब्तला हो जाता है, स्पेशली प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वो आदमी है, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक़्त के उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में आजकल हमारे हुकूमती लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं। आज भी टिकर चल रहे थे कि इमरान साहब के वारंट निकले हैं, उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही थी। वो फिर बाद में लोगों को भी दिखाया गया कि लोग बनीगाला पहुंच गए और वहाँ पर डंडे उन्होंने हाथ में लिए हुए थे और धमकियों की कार्रवाई हो रही थी। कोई अजीब किस्म का मुल्क में एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है। अगर बफर्ज महाल इमरान खान साहब खुद इस बात के सबसे बड़े दाई है, वो कहता है कानून के सामने सब बराबर है, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर कानूनी तौर पर कोई लफ्ज़श उनसे हो जाती है या गलत काम वो कर देते हैं और उसके खिलाफ कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई की जानी है और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, तो उनके खिलाफ डंडे बरदार लोगों को इकट्ठा करना, उनकी कमांड अपने पार्टी के साबिक वज़रा को देना और धमकियाँ देना शुरू करना और मुल्क पूरे को लॉकडाउन करना, अजीब सी बात है। समझ नहीं आती है कि जिन पार्टियों को इल्ज़ाम देते थे इमरान खान साहब कि वो कानून के सामने बराबरी की
पर यकीन नहीं करते हैं, उन्हीं के साबिक वज़रा को गिरफ़्तार किया, उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया, उनके बेटों को गिरफ़्तार किया, भाई भतीजे जितने भी थे सबको गिरफ़्तार किया। कोई आसमान नहीं गिरा, कोई डंडे बरदार लोग नहीं आए, कहीं पर कोई हड़ताल, कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। अगर करना चाहते तो किराए के लोग लाए जा सकते हैं। मैं जी बिल्कुल सही है। माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा, ये जो चंद लोग बनी गाला में जमा हो गए थे, उनके अगर शक्लों को सही तौर पर टीवी के सामने आप रखें तो आपको वो नाज और नाम में पले हुए जवान और वो मम्मी डैडी वाले बच्चे, उनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये वो बड़े क्रूड किस्म के मेरी तरह के लोग थे, कहाँ से आए और किस तरह से आए, और बड़ा थोड़े तादाद में आए। ये भी कोई अजीब किस्म की एक्सपोजर थी उनकी। तो मेरे ख्याल में अगर कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जानी है, किससे कोई गलती हो गई है और उनके खिलाफ कानून ने अमल में आना है, तो इसको माइंड नहीं करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इसी तरह से न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, अदालतों की भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ से भी सज़ा बराबर के हिसाब किताब से जो कोई कसूर करता है उनके खिलाफ आ जाना जी चाहिए। जनरल साहब, आपने इस सही पर सीखने वजह की फरमाया जरूरत कि नहीं है। किसी लीगल एक्सपर्ट से ख़ास तौर पे इस पे ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर आपके कोलीग हैं और मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नवाज़ से, ख्वाजा आसिफ साहब, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस पे आर्टिकल 6 का जो है मुकदमा बनता है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि वो आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, जहाँ पे केसेस बने भी सही तो वो क्वैश हो गए। तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पे इस पे आपका तबसरा लेना चाहता था, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो मैं राना साहब के पास बात को लेके जाऊँगा दोबारा। राना साहब, जब भी हम बात करते हैं तो समहाउ इट बिकम्स द फोकस शिफ्ट्स एक्चुअली टू द ब्यूरोक्रेट इन द रूम, और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनके बारे में बहुत बातें होती हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, लेकिन बाहर क्या एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तो वो उनको जितना भी कॉपरेट या खुश करने की कोशिश कर सकता है करता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी पावर की लिमिट्स क्या क्या है, और क्या झूठ बोलना या मैनिपुलेट करना उसके परव्यू में आता है, और अगर ये परव्यू में नहीं आता तो सज़ा क्या होनी चाहिए? राना साहब। देखें जी, दिस इज वेरी स्वेयर मिसकंडक्ट जो हुआ है। एक तो उसको सेटअप करना, उसको रीमोल्ड करना अपने फायदे के लिए, और उसमें वो चीज भी इंसर्ट करने की कोशिश करना जो नहीं हुई है, ताकि पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। This is an extreme level of dishonesty, और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल मिसकंडक्ट भी है और एक क्राइम भी है। अब आपने ब्यूरोक्रेट की बात की, अब बॉस का फर्क पड़ता है हमेशा ही। इधर भी एक ब्यूरोक्रेट है जो शहबाज साहब के साथ काम कर रहा है, और उधर भी एक ब्यूरोक्रेट है जो इमरान साहब के साथ काम। राना साहब, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन गुजारिश ये है कि आपकी आवाज़ टूट टूट के आ रही है हमारे पास। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने ये कहा, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात की, तो एक और ऑडियो लीक के अंदर वो ख़ास तौर पे सही मशवरा वज़ीर आज़म को दे रहे हैं, और वो मशवरा हर बंदे ने अप्रिसिएट किया है कि वो एक प्रिंसिपल जो है स्टैंड ले रहे हैं। जो भी साहब ने राना साहब, मेरे ख्याल में देयर सीम्स टू बी सम कम्युनिकेशन गैप जी, और मुझे ये सेगमेंट कंक्लूड भी करना है, तो इस पे ही मैं आप सारे मेहमान हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज ग्रेट हेयरिंग फ्रॉम यू। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपसे हमेशा सीखते हैं हम, आज भी सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे और फिर इकानमी के ऊपर, मुल्क की मईशत के बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। टेक अ ब्रेक।
5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान इकसात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions। 042 111 333 987। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions। 042 111 333 987। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अब तालीम में जिद्दत टेक्नोलॉजी के साथ। ऑनलाइन दाखिले, ऑनलाइन तालीम, जिद्दत और मयार एक साथ। मयारी तालीम आपकी दहलीज पर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर खिज़ां 2022 के दाखिले जारी हैं। तालीम के सफर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके हम कदम। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली। किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर आज़म की कौम से अतियात की अपील। हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़। जैसा कि आपको इल्म है कि हालिया बारिशों से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उससे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग इस वक्त सैलाब की जद में है पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KP हो, या वो इलाके जहाँ पे हम खुद खेला करते थे, क्रिकेट से सिंध का इलाका है। बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, उनको सपोर्ट करना हम सब का फ़र्ज़ है। आइए हम सब मिलके पाकिस्तान को इस तबाहकारी से बचाते हैं। शुक्रिया। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे मुल्क की मईशत की, जो बतदरीज ऐसे लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही है। और आपने पाकिस्तानी रुपए के बारे में गुज़श्ता कई महीनों में स्पेकुलेशन और क्या सारियाँ सुनी है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो ताकतवर हो रहा है। इसके बावजूद कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप डॉलर और पाउंड का तकाबली जायज़ा करें या फिर जापानी येन का, तो डॉलर मजबूत से मजबूत होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी रुपया ने अभी पिछले चंद दिनों में फिर से ताकत पकड़ी है। इसी तरह से इंटरनेशनल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हमें बताया जाता रहा है कि एक सुपर साइकिल है और उसकी वजह से कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। फिर ज़ाहिर बात है IMF के साथ भी हमारी कोई एक मजबूरियां थी जिसके अंदर टैक्स को पास ऑन करना था,
वो तमाम करने के बावजूद अब हमने देखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी कीमतें घटना शुरू हो गई हैं। कल की रात को हमने अनाउंसमेंट देखी कि 12 रुपये 63 पैसे जो है वो पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, और इसी तरह 12 रुपये 13 पैसे डीज़ल की कीमत में कमी आई है। लाइट डीज़ल 10 रुपये के करीब कोई उसके अंदर कमी आई है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? एक साइड पे तो हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्योंकि एक तिहाई पाकिस्तान का हिस्सा वो फ्लड की वजह से अफेक्टेड है, और उसकी वजह से कहा जाता है, एक तखमीना है, गो कि अभी तखमीने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तखमीना है कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है मईशत को। लेकिन उसके बावजूद अगर मईशत अपने पाँव पे खड़ी होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी बात को समझने के लिए कि इस वक्त ये क्या है जो तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं, ये नए फाइनेंस मिनिस्टर के आने की वजह से हो रहा है, या फिर मार्केट हम पे मेहरबान होना शुरू हो गई है, या हमारी मईशत के अपने फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। स्काइप पर माहिर माशियात हैं, आज इनका कॉलम भी छपा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस स्टार्ट में जितना पूरा तारुफ किया आपने सुन लिया, वही सवाल है सर, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन पीटीवी। शुक्रिया बुलाने का। देखिए, एक तो ये बिल्कुल बात सामने है कि पाकिस्तान कुछ महीनों से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज में चल रहा है। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है उसकी वजह से हमारी सारी मार्केट्स पे एक प्रेशर सा रहा है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, जिसमें रुपए की बड़ी डिसऑर्डरली मूवमेंट हुई, हमारी बॉन्ड्स जो हैं इंटरनेशनल वो बहुत हाई हो गए, और हमारा जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, जो रिस्क है पाकिस्तान पे जो इंटरनेशनल मार्केट्स लेती हैं, वो भी बहुत बढ़ गया। पर इसका जो कलीदी वजह रही वो ये रही कि जो पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम मार्च 4 को 7th रिव्यू कंप्लीट करना था, वो अगस्त 29 को जाकर कंप्लीट हुआ, और उस डिले की वजह से आपने ये भी देखा कि करंट अकाउंट का खसारा 17.5 अरब डॉलर का हो गया, और आपका जो मालियाती खसारा था वो भी बढ़कर 5,280 अरब का हो गया। ये सब वो प्रेशर्स हैं जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आपकी मार्केट्स का डिस्कम्फर्ट था ये क्यों हुआ। इसके साथ साथ एक चैलेंजिंग सिचुएशन एक्सोजेनस यानी कि एक्सटर्नल बन गई। वो यूं थी कि क्रूड जो है वो ब्रेंट क्रूड जो है वो $120 पर चला गया। कमोडिटीज, कोल, एल्यूमिनियम, आयरन ओर सब बढ़ गई। हम डिपेंडेंट हैं एनर्जी नीड्स पे, हमारा एनर्जी बिल बढ़ा, और हमें रुपए पे और प्रेशर आया। इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पे भी बहुत प्रेशर आया, और आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि कहीं हम 19 अरब डॉलर को टेस्ट कर रहे थे सितंबर 2021 में। हम जब IMF के प्रोग्राम जिस दिन अगस्त 29 को अप्रूव हुआ, हमारे पास स्टेट बैंक में 7.6 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए थे। तो ये तो वो शॉर्ट टर्म डॉलर लिक्विडिटी चैलेंज है जिसने एनगल्फ किया हुआ था पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब उम्मीद ये है कि IMF के आ जाने से पाकिस्तान को जो बाकी रकूम हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं शॉर्ट टर्म में बारहा कह रहा हूं कि हमें इस लिक्विडिटी इवेंट को इंश्योर करना है कि ये सॉल्वेंसी यानी कि जिसको डिफॉल्ट कहते हैं उस तरफ ना जाए, और उसके लिए हमें ये रकूम जो है अपने स्टेट बैंक के ज़खायर को बढ़ाने के लिए इंश्योर करनी है। और कोई तरीका नहीं है। IMF डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मल्टीलैटरल्स ADB की 1.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग इंशाल्लाह अक्टूबर में। इसके साथ साथ IMF हमें दोबारा नवंबर में मेरा ख्याल है रिकंसिडर करेगा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो एक कंसेशनल फैसिलिटी है। इसके साथ साथ एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात पेरिस क्लब से की जा सकती है। हमने 3.7 बिलियन पहले भी किया है डॉलर्स की मद में, जो हमने कोविड में किया है। 1.2 बिलियन डॉलर की गुंजाइश है वहां पर। ये सब वो जराए हैं जिनको इस्तेमाल करना है कि हम अपने 8.0 के जो इस वक्त हमारे ज़खायर हैं उनको बढ़ाना शुरू करें, ताकि तकवीयत मिले फॉरेन प्लेयर्स को भी और डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी कि वी आर आउट ऑफ दिस चैलेंज। राइट डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे आपने जो बात की ये बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि इस वक्त हमारे जो गोल्स से मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के, वो तो लग रहा है बिकॉज ऑफ द इकनॉमिक क्राइसिस और ख़ास तौर पे फ्लड्स की वजह से वो तो अफेक्ट हो गए।
शायद इसीलिए हमें रिलैक्सेशन भी IMF की तरफ से मिल रही है। लेकिन जो मुझे लास्ट टाइम आपने बताया था कि हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है वो 30 अरब डॉलर है, और आपने अभी ख़ुद IMF के बारे में बात की, उनका जो ट्रांच आई है वो 1.1 अरब डॉलर है। तो उसके बाद मज़ीद और जगहों से आना था, ये बात सही है, वादा किया गया था, लेकिन 1.1 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर्स का सफ़र जो है, और जब तक वो नहीं होता उसके बावजूद आपके मुल्क के अंदर इन इंडिकेटर्स में बेहतरी आना, क्या ये कोई आर्टिफिशियलिटी की अलामत तो नहीं है, या लगता है कि वाकई अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट को कि चीज़ें स्टेबलाइज होना शुरू हो गई? सो पताफी साहब, आपने एक ओवर इनकम्पसिंग क्वेश्चन सामने रखा है, और ये बहुत अच्छा है कि हम अब ट्रांजिशन करें कि ये हमारी सूरत हाल फ्लड से पहले थी, और जो फंड से भी बात हुई वो फ्लड से पहले की हुई है। अब फ्लड्स ने हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जिसका मतलब है कि हमारी पैदावारी सलाहियत क्या होगी इस मालियाती साल में, हमारी GDP की का जो खसारा है, जो माली खसारा जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, वो क्या होगा, और इन्फ्लेशन क्या होगी। अब ये सब तब्दील हो गए हैं और हमें एक नया मैक्रो फ्रेमवर्क बनाना है। तो एक फाइनेंस टीम के सामने ये गोल होना चाहिए कि इस मैक्रो फ्रेमवर्क से ये दोबारा जाएं IMF के पास नवंबर में जब बातचीत हो, और अब भी बात करें, अब स्प्रिंग मीटिंग्स आ रही हैं वॉशिंगटन में, वहां पे भी बात की जाए, और इससे जो 30-31 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की जरूरत थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसलिए कि आपको एक और हिट लगेगी, और वो है कि आपकी एक्सपोर्ट्स, बिकॉज बैरूनी ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो कॉटन डिस्टर्ब हुई है, चलें आप वो इंपोर्ट करके पूरी कर सकते हैं, पर बैरूनी ऑर्डर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने 36 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा था, एस्टिमेट किया था, और फंड को एग्री करवाया था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये शायद ना हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त डिमांड जो है वो लो है। मैं टेक्सटाइल वालों से इन टच रहता हूं, सो दैट हम देखें कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और मुझे ये पता चल रहा है कि डिमांड साइड जो है उसकी वीकर है। सो हमें ये मैक्रो फ्रेमवर्क लेके चलना है। सो 31, 32, 33 अरब डॉलर जो हैं वो इकट्ठे कैसे होंगे, ये बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए देखिए 7 अरब डॉलर तो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स के हैं, जिनके रोल ओवर्स दरकार हैं। इसमें चाइना है, सऊदी अरेबिया है। सो हमें वो इंश्योर करना है। हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमने कमर्शियल फाइनेंसिंग की है वो हमें मिल जाए। हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमें अपने ये 1.17 अरब पेरिस क्लब का है, इसको रोल ओवर करा सकें। सो ये जो सारे जराए हैं इनको हमें पूरा करना है, और फिर न्यू मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग हमें लेनी है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था ADB का, और 2 अरब डॉलर की बात हो रही है वर्ल्ड बैंक से, चाहे वो रीपर्पस करें। सो हमें प्रोजेक्ट एड में रकूम बढ़ानी है, प्रोग्राम लोन्स में रकूम बढ़ानी है, और इसके साथ साथ अपनी एक्सपोर्ट्स को ऑफ कोर्स इंटैक्ट रखना है, और जो भी किया जा सकता है ताकि उनकी जो कंसेशनल फाइनेंसिंग है उसको थोड़े हद तक जारी रखा जाए। कॉटन की जो इंपोर्ट है उसको किया जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं अगर 36 नहीं होती तो कम से कम 33-34 पे रहें, ताकि ये जो हमारी स्टेबिलिटी है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, मुझे बताया जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन मैं अपने सवाल पे फिर से आता हूँ। आपने अच्छा किया कि आपने पूरा इस फासले का बता दिया कि किस तरह इस गैप को फाइनेंस करेंगे, लेकिन क्या इस वक्त मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट है, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे हुकूमत का ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत घटाना है, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको ये कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक लगता है या आर्टिफिशियल लगता है? ये मुझे कॉन्फिडेंस की अर्ली स्टेजेस लग रही हैं। अब अगर ये रोल ओवर सारे हो जाते हैं, ये फंड्स आ जाते हैं, एक चीज और कीजिए, वो ये है कि अपना इंपोर्ट बिल ऑन दी एनर्जी सेक्टर कम कीजिए। 24 अरब डॉलर लास्ट ईयर था। थोड़ी सी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी से यहाँ पे 2 से 4 अरब डॉलर की गुंजाइश है। अगर हम ये भी शो करेंगे तो आई थिंक कि वी शुड बी एबल टू मीट द ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स and build a bit of reserves from इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर जो है किस्मत सही रही तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हमें कंक्लूड करना है प्रोग्राम को। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तीनों हजरात, आपने डिस्कशन सुना हमारे पार्टिसिपेंट्स का। इस वक्त ये दोनों चीज़ें जिनके बारे में हमने बात की है, डेवलपिंग स्टोरीज़ है, और इसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिसका हमें इवेंचुअली पता चलेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन इस वक्त ये तय है कि मुल्क को इस वक्त एक कलेक्टिव पुश की ज़रूरत है। ऑल हैंड्स ऑन द डेक की सिचुएशन है, जिसके अंदर हमें अपने फ़रोई मसाइल को एक साइड पे रख के
اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لیٹ اس ہوپ کہ ان کمنگ ڈیز ہم اس طرح کا سینٹیمنٹ بھی دیکھیں. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.